एवोल्यूशन चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स के हिस्ट्री का स्टडी करती है। एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें फ्लोरा और फौना में होने वाले चेंजेस को लाखों सालों के टाइम स्केल पर देखना होता है। इसके लिए हमें सिर्फ एक एवोल्यूशन को नहीं बल्कि अर्थ के एवोल्यूशन को, स्टार्स के एवोल्यूशन को और पूरे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को भी समझना पड़ता है। ये स्टोरी सबसे लंबी मानी जाती है जिसमें लाइफ के ओरिजिन से लेकर आज तक की बायोडाइवर्सिटी का सफ़र शामिल है। ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम रात के क्लियर स्काई में स्टार्स देखते हैं तो हम असल में पास्ट को देख रहे होते हैं। स्टार्स की डिस्टेंस लाइट ईयर्स में मेजर होती है। इसका मतलब है कि उनकी लाइट लाखों साल पहले चली थी और आज हम तक पहुंच रही है। इसलिए स्टार्स को देखना पास्ट में झांकने जैसा होता है, जबकि आपने अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स हम प्रेजेंट में ही देखते हैं। लाइफ के ओरिजिन यूनिवर्स के हिस्ट्री का एक यूनिक इवेंट माना जाता है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में अर्थ एक सिर्फ छोटा सा धब्बा है। यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है, जिसमें एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई और यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया। बाद में हाइड्रोजन और हीलियम बने। ग्रेविटेशन के थ्रू ये गैसेस कंडेंस हुई और गैलेक्सीज बनी। मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी। अर्ली अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। मॉल्टन अर्थ पर वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। सन की यूवी रेज ने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाइड्रोजन स्पेस में निकल गया। ऑक्सीजन ने बाकी गैसेस के साथ रिएक्ट किया। धीरे धीरे ओजोन लेयर बनी। अर्थ ठंडी हुई। वाटर वेपर बारिश के रूप में गिरा और ओशियन बने। अर्थ के बनने के लगभग 4 बिलियन ईयर बाद लाइफ अपीयरेंस हुई। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आउटर स्पेस से लाइफ आई होगी। इस आइडिया को पैंसपर्मिया कहा गया। पहले लोग ये भी मानते थे कि लाइफ डिकेइंग मैटर से आती है, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जाना गया। लुई पास्चर ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। इसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी सवाल यही बचा कि पहली लाइफ कैसे आई। रसिया के ओपरिन और इंग्लैंड के हेल्डाने ने प्रपोज किया कि पहली लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, इनसे मिलकर बनी है। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। मिलर्स एक्सपेरिमेंट 1953 बताता है कि एसएल मिलर ने लैब में अर्ली अर्थ जैसे कंडीशंस बनाई। क्लोज फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर को लिया गया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया। एक्सपेरिमेंट से अमीनो एसिड प्राप्त हुए। इससे ये आइडिया स्ट्रांग हुआ कि लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक नेचुरल कंडीशन में बन सकते हैं। पहले नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म लगभग 3 बिलियन ईयर एगो आए। फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो थी वो 2 बिलियन ईयर एगो बनी। ये कंसेप्ट मानता है कि धीरे धीरे नॉन लिविंग से लिविंग बनी, जिससे बायोलॉजी थ्योरी एवोल्यूशन कहा गया। बायोजेनेसिस थ्रू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में हम देखते हैं कि लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन एक लॉन्ग और ग्रेजुअल प्रोसेस है जो मिलियंस ईयर्स में हुआ। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते गए। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का सबसे साइंटिफिक और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी दी है, जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने अपनी वॉयज शिप HMS बीगल के साथ निकले थे, जहाँ उन्होंने डिफरेंट लाइफ फॉर्म को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन्स की बात करें तो डार्विन ने नोटिस किया कि ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस होती हैं। हर इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करता। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। लिमिटेड रिसोर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म के बीच स्ट्रगल होता है। ये स्ट्रगल फूड, स्पेस और मेट के लिए होता है। स्ट्रॉन्गर और बेटर अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। जो सर्वाइव कर जाते हैं वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्राइटेरिया में सही बैठते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी ये बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है वही सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इस कॉन्सेप्ट को ही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नाम दिया गया। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचर एक सिलेक्टिंग एजेंट की तरह काम करती है। फेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो जाते हैं, जबकि अनफेवरेबल वेरिएशन वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। डिसेंट्स ऑफ विद मॉडिफिकेशन की बात करें तो फेवरेबल जो ट्रेड्स थे जनरेशन टू जनरेशन जो पास होते गए, उस प्रोसेस से नए स्पीसीज डेवलप होती गई। इस कॉन्सेप्ट को डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहा गया। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक इसका एग्जाम्पल है। पेपर्ड मॉथ। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ट्री ट्रंक्स सूट के काले हो गए थे।
इस सिचुएशन में डार्क कलर्ड मॉथ जो है वो सर्वाइव कर गए, जबकि लाइट कलर्ड मॉथ थे प्रीडेटर्स का शिकार हो गए। ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि एनवायरनमेंट चेंज होने पर नेचुरल सिलेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ डार्विनिज्म की बात करते हैं तो डार्विनिज्म वेरिएशन के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्हें जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, इसलिए मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस ने डार्विनिज्म के जेनेटिक्स के साथ कंबाइन किया। सेक्शन 6.3 एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसके स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल हैं। ये एविडेंस बताते हैं कि प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म पास्ट के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर बना है। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स पास्ट ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स होते हैं जो रॉक्स के लेयर्स में प्रिजर्व मिलते हैं। ओल्डर रॉक्स में सिंपल फॉसिल मिलते हैं, जबकि न्यूअर रॉक्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिलते हैं। ये पैटर्न सजेस्ट करता है कि लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व हुई है। फॉसिल एवोल्यूशन के टाइम स्केल को समझने में हेल्प करते हैं। ये पैटर्न सजेस्ट करता है कि लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व हुई है। फॉसिल एवोल्यूशन के टाइम स्केल को समझने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इस एविडेंस के बेस बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गन कंपैरिजन होता है। होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें तो होमोलॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, व्हेल एंड बैट। होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का प्रूफ देते हैं, जहां सेम एंसेस्टर से डिफरेंट फंक्शन वाले स्ट्रक्चर इवॉल्व हुए। एनालॉगस ऑर्गन की बात करें तो एनालॉगस ऑर्गन जो हैं वो होते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड, ये दोनों ही उड़ने के लिए काम आते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का प्रूफ देता है। एनालॉगस ऑर्गन जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का प्रूफ देते हैं, जहाँ डिफरेंट एंसेस्टर से मिलकर फंक्शन सेम फंक्शन इवॉल्व ऑर्गन हुए। अब वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिज्म के कोई काम के नहीं है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। एंसेस्टर्स में काम के थे, कोई ना कोई फंक्शन काम करता था। एग्जाम्पल्स के लिए ह्यूमन अपेंडिक्स, कॉकिक्स, टेल बोन, ये ऑर्गन एवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस देते हैं। नंबर 4, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर्स शो करते हैं। एग्जाम्पल्स आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टाइल और बर्ड के बीच का लिंक माना जाता है। पेरिपेटस, एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड के बीच का लिंक माना जाता है। बायोकेमिकल एविडेंस की बात करें तो बायोकेमिकल एविडेंस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कंपैरिजन से ये शो करता है कि ज़्यादा सिमिलरिटी उतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। साइटोक्रोम सी प्रोटीन का सीक्वेंस डिफरेंट स्पीसीज में कंपेयर करके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सारे एविडेंस मिलकर ये स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि एवोल्यूशन रियल लाइफ में फॉर्म्स के एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। 6.4, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन की मतलब होता है कि एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज से बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज का इवॉल्व होना जो अलग अलग हैबिटेट और निकेज को ऑक्यूपाई करती हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब एक स्पीसीज को नए एनवायरनमेंट मिलते हैं जहां कंपटीशन कम होता है और रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। की फीचर्स की बात करें एडेप्टिव रेडिएशंस के तो कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन दिखाई जाती है, डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, एक ही लिनियाज से मल्टीपल स्पीसीज का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की तरफ चलें तो डार्विन फिंचेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गैलापागोस आइलैंड पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस को स्पीसीज़ को देखा और ऑब्जर्व किया। ये सारे फिंचेस एक ही एंसेस्ट्रल फिंच से इवॉल्व हुए थे। डिफरेंट आइलैंड पर फूड हैबिटेट डिफरेंट होने की वजह से फिंचेस के बीक जो थे, चोंच, शेप, साइज में वेरिएशन आया। एग्जाम्पल्स के लिए स्ट्रॉन्ग बीक सीड ईटिंग वाले थे, लॉन्ग पॉइंटेड बीक इंसेक्ट ईटिंग वाले थे, थिक बीक जो थे वो फ्रूट ईटिंग थे। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि नेचुरल सिलेक्शन ने अवेलेबल फूड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चोंच को स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी दी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स भी देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल्स का एक वाइड अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। ये सब मार्सूपियल्स एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। एग्जाम्पल है कंगारू, ग्रेजिंग एनिमल्स, कोआला, ट्री ड्वेलिंग, लीफ ईटर, तस्मेनियन बुल, कार्निवोरस हैबिट। इन सब में जो डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल्स होने के बावजूद मार्सूपियल कैरेक्टर्स कॉमन मिलते हैं जो कॉमनली एंसेस्ट्री को प्रूव करते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि अडैप्टिव रेडिएशन बताता है कि कैसे एक ही एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीसीज डेवलप हो सकती हैं सिर्फ एनवायरनमेंट और सिलेक्शन प्रेशर के चेंज से। 6.5 बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन।
बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन के जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज। ये चेंज इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, पॉपुलेशन लेवल पर होता है। इवोल्यूशन का फोकस स्पीसीज के ओरिजिन और उनके डाइवर्सिफिकेशन पर होता है। एवोल्यूशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एक जनरेशन में कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के पीछे कुछ मेन फोर्स काम करती हैं जिन्हें एवोल्यूशनरी फोर्सेस कहते हैं। नंबर 1 म्यूटेशन, नंबर 2 रिकॉम्बिनेशन, नंबर 3 जीन फ्लो, नंबर 4 जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 5 नेचुरल सिलेक्शन। तो नंबर 1 की बात करते हैं। म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज को कहते हैं। ये चेंज न्यू एलील्स क्रिएट करता है जो वेरिएशन का सोर्स होता है। नंबर 2 रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन के थ्रू न्यू स्पीसीज न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इससे पॉपुलेशन में वेरिएशन बढ़ता है। नंबर 3 जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन में क्या होता है, जब इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मूव करते हैं तो उनके जीन्स भी साथ में मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को जीन फ्लो कहते हैं। जीन फ्लो पॉपुलेशन के जीन पूल को चेंज कर देता है और एवोल्यूशन को अफेक्ट करता है। जीन माइग्रेशन कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में रैंडम इवेंट्स की वजह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होने को कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है फाउंडर इफेक्ट, जहाँ एक छोटी पॉपुलेशन आई जगह सेटल होती है। एक छोटी जगह नई जगह, छोटी सी पॉपुलेशन नई जगह सेटल होती है, उनका जीन पूल ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन में सिंपल सा नेचर का काम होता है। नेचुरल सिलेक्शन में एनवायरनमेंट फेवरेबल ट्रेट को सिलेक्ट करता है। इससे एडवांटेज एलील जो होते हैं वो पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाते हैं। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। एवरेज फिनोटाइप फेवर होता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक एक्सट्रीम फिनोटाइप फेवर होता है। डिसरप्टिव में दोनों एक्सट्रीम फेवर होते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं सिंपली। कंक्लूजन, ये सारी फोर्सेस मिलकर पॉपुलेशन के जीन फ्रिक्वेंसीज को चेंज करती हैं जिससे लॉन्ग टर्म में नई स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। 6.7 हार्डी-बिंगबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-बिंगबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हार्डी-बिंगबर्ग प्रिंसिपल बताता है कि अगर एक पॉपुलेशन आइडियल कंडीशन में हो तो उस पॉपुलेशन में एलील फ्रिक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज जनरेशन के बाद भी कांस्टेंट रहती हैं। इस प्रिंसिपल को जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन तब तक नहीं होता जब तक एलील फ्रिक्वेंसीज में चेंज ना आए। हार्डी-बिंगबर्ग इक्विलिब्रियम को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो किया जाता है, p² + 2pq + q² = 1। यहाँ पर p जो है वो डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी है, q रिसेसिव एलील की फ्रिक्वेंसी है। इस इक्वेशन में p² होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाता है, q² होमोजाइगस रिसेसिव हो जाता है, 2pq हेटेरोजाइगस कहलाता है। कंडीशन फॉर हार्डी-बिंगबर्ग इक्विलिब्रियम, एलील फ्रिक्वेंसीज तब कांस्टेंट रहती हैं जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग हो, म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन, जीन फ्लो भी ना हो, नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो। अगर इन कंडीशंस में किसी भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो एलील फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है और इवोल्यूशन अकर करता है, मतलब एवोल्यूशन हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-बिंगबर्ग इक्विलिब्रियम: म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन। ये 5 पॉइंट्स हैं जो हार्डी-बिंगबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। म्यूटेशन हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। इन फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है और इवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डी-बिंगबर्ग प्रिंसिपल: ये प्रिंसिपल एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। इससे हम जान सकते हैं कि पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं। 6.8 अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को समझने के लिए एक साइंटिस्ट ने अर्थ पर लाइफ के हिस्ट्री टाइम स्केल को अरेंज किया। इससे ये क्लियर होता है कि लाइफ फॉर्म्स ग्रेजुअली इवॉल्व हुए। ओरिजिन ऑफ सेल्स: सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट हुई। ये लाइफ फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल से बने थे। बाद में फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर अगो अपीयर हुई। एवोल्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इनिशियल फॉर्म्स में जो एनारोबिक था, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं थी इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने फर्मेंटेशन जैसी प्रोसेस यूज की। बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म ने फोटोसिंथेसिस शुरू की तो ऑक्सीजन आ गई एटमॉस्फेयर में। जब ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा जाता है इसको। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म बने। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल: यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए। एवोल्यूशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म: सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। इससे डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हुआ और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स: प्लांट्स सबसे पहले वाटर में इवॉल्व हुए, बाद में प्लांट्स ने लैंड पर अडॉप्ट किया। इस प्रोसेस को वैस्कुलर टिश्यू और सीड्स का एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स: एनिमल्स में एवोल्यूशन सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स से कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स तक का
या कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स तक का सफ़र शामिल है। फिशेस से एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, बाद में बर्ड्स और मैमल इवॉल्व हुए। कंक्लूजन, ये ब्रीफ अकाउंट बताता है कि लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस और इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र शामिल है। 6.9 ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन में बात करें तो ह्यूमन एवोल्यूशन एक लॉन्ग और वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट हुआ। इस प्रोसेस में एप्स जैसे एंसेस्टर्स मॉडर्न ह्यूमन से इवॉल्व हुए, मतलब ऐप जैसे एंसेस्टर्स से मॉडर्न ह्यूमन्स इवॉल्व हुए हैं। अर्ली प्राइमेट्स की बात करें, लगभग 15 मिलियन ईयर अगो दो प्राइमेट एग्जिस्ट करते थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो थे वो मोर एप लाइक थे और रामापिथेकस मोर मैन लाइक थे। ये हेयरी और गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह वॉक करते थे। रामापिथेकस को ह्यूमन लिनियाज के क्लोजर माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 बिलियन ईयर अगो अपीयर हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ये इरेक्ट पोस्चर वाले थे, सीधे चलते थे। हाइट लगभग 4 फीट होती थी। ये स्टोन वाले हथियारों का यूज करते थे और मोस्टली फ्रूट खाते थे। होमो हैबिलस पहला ह्यूमन लाइक होमोनिडी माना जाता है। इनका ब्रेन साइज 650 टू 800 सीसी का होता है। ये जो टूल मेकिंग में कैपेबल थे, लेकिन ज़्यादा मीट नहीं खाते थे। ये ज़्यादातर वेजिटेरियन हुआ करते थे। कौन? होमो हैबिलस। होमो इरेक्टस की बात करें, होमो इरेक्टस लगभग 1.5 मिलियन ईयर अगो आए, यानी 1.5 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इनका ब्रेन साइज 900 सीसी के अराउंड था। ये अपराइट पोस्चर में वॉक करते थे और मीट ईटिंग स्टार्ट कर चुके थे, यानी ये नॉन वेजिटेरियन हो चुके थे। निएंडरथल लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले रहा करते थे यूरोप सेंट्रल एशिया में। इनका ब्रेन साइज 1400 सीसी का था। ये हाइड्स का यूज करते थे, यानी कि खाल का यूज करते थे और दफनाते थे अपने शवों को। जो लोग मर जाते थे उनको दफनाने का काम करते थे निएंडरथल। होमो सैपियंस, आज का मानव, मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सैपियंस अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए। बाद में ये डिफरेंट कंटिनेंट्स में माइग्रेट कर गए। इन्होंने लैंग्वेज डेवलप की, टूल्स एडवांस हुए और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। मॉडर्न ह्यूमंस होमो सैपियंस लगभग 75,000 साल से 10,000 साल पहले अपीयर हुए। केव पेंटिंग्स लगभग 18,000 साल पहले आईं। एग्रीकल्चर लगभग 10,000 साल पहले आई और जिससे परमानेंट सेटलमेंट हो गया। कंक्लूजन ये निकलता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज और कॉन्शियसनेस है। ये फीचर ह्यूमंस को बाकी सभी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं। एंड ऑफ एवोल्यूशन।